बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजिकल रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने सबसे पहले सर्कैडियन रिदम के बारे में पढ़ा। अब सेकंड है सर्का एनुअल रिदम। सर्का एनुअल रिदम में क्या होता है, ये 365 दिनों का एक साइकिल है। इसको मौसमी चक्र भी कहते हैं। और जैसे बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन होता है, गर्मी की सर्दी की ऋतुएं होती हैं, ये सब इन सबको सर्का एनुअल रिदम प्रभावित करता है। और इसका प्रभाव जंतुओं की कई क्रियाओं के ऊपर पड़ता है, उनकी कई क्रियाएं इससे प्रभावित होती हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। अनेक जंतु जो होते हैं, मौसम में परिवर्तन जो होता है उसी के अनुसार उनका प्रजनन चक्र चलता है, और ये मौसम का जो परिवर्तन है उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे पक्षी जो होते हैं वो उस समय प्रजनन करते हैं जब उनके शिशुओं को खाद्य सामग्री की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, उस समय। इसका एक उदाहरण है, एक सैंड पाइपर पक्षी होता है जो कि आर्कटिक बर्फीले प्रदेशों में प्रजनन करते हैं, और बसंत ऋतु के अंदर स्प्रिंग टाइम में ये घोंसला बनाते हैं और अंडों के उष्मायन का काम करते हैं। और जब बर्फ़ पिघलने लगती है और अंडों से शिशु बाहर आते हैं तो उस समय वहाँ पर कीटों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो इनके जो शिशु होते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है। इसमें मौसमी जो परिवर्तन होते हैं उनमें सबसे मुख्य जो होता है दिन की लंबाई होती है। और जो ये जंतु होते हैं उनमें जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं उनके द्वारा ये जो प्रकाश के इम्पल्स होते हैं, लाइट इम्पल्स को ये रासायनिक संदेशों के रूप में रूपांतरित करते हैं। और जो मैमल्स होते हैं उनमें जो प्रजनन क्रिया होती है वो उस पर प्रकाश का प्रभाव सबसे पहले किसे, नेत्र जो होते हैं उनके द्वारा होते हुए दृष्टिपटल से होता हुआ मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। और इनके जो रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी होती है वो जैसे अनेकों हार्मोन्स की प्रक्रियाओं के द्वारा, जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके द्वारा, और जो प्रकाश की जो ड्यूरेशन है आदि जो फैक्टर होते हैं उनके द्वारा ये रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी उसके से कंट्रोल होती है। सेकंड आता है इफेक्ट ऑन हाइबरनेशन। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जंतु क्या करते हैं, कुछ जंतु माइग्रेशन करते हैं, और कुछ जंतु क्या करते हैं, लंबी डॉर्मेंसी फेज में चले जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी कहते हैं। और उसमें प्रवेश करने से क्या होता है, जंतु को अपने जीने के लिए बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये बहुत कम बिना खाए पिए ही जीवित रह सकता है। जो भारतीय मेंढक राना टिग्रेना है उसमें यह हाइबरनेशन की क्रिया देखी जा सकती है। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन डाइपोज। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस समय जंतु एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, उसको डाइपोज कहते हैं। मुख्यतः कीटों के अंदर ये क्रिया अधिक देखी गई है, जो कि ताप और लाइट के ड्यूरेशन के द्वारा कंट्रोल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन माइग्रेशन। जैसे सालमन, ईल और जैसे लोकस्ट, अभी उदाहरण है जैसे पाकिस्तान से टिड्डी दल इंडिया में आया हुआ है। ये सब क्या है, माइग्रेशन कर रहे हैं, किस लिए, जिससे उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली वो उसको कर सकें और अपनी संतति को बचा सकें, इसके लिए करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राणी जो होता है दो वास स्थान के बीच में भ्रमण करते हैं, ठीक है। और इनका जो आंतरिक इंटरनल ये फैक्टर है वो केवल प्रवास ही नहीं अपितु वहाँ उसके जो प्रकार है, किस तरह का उनका माइग्रेशन होगा और उसकी अवधि कितनी होगी, ये इसको भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। प्रकाश जो होता है वो जंतु की मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, और इनडायरेक्टली इसके थ्रू ये जंतु की वृद्धि और विकास को भी उस पर नियंत्रण रखता है। थर्ड पॉइंट आता है सर्का एन्युलर रिदम। जो चंद्रमा की रिदम होती है, जैसे वो होती है 29.5 दिवसीय चंद्र रिदम जो होती है, वो भी अनेक समुद्री और जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनके जीवन को प्रभावित करती है। इसको चंद्र रिदम, ल्यूनर रिदम कहते हैं। जैसे यूनिस जो है पैसिफिक सागर के अंदर रहने वाला वासी है, जो कि जनन क्रिया अपनी करता है जब लघुत्तम ज्वार के समय पर, जो कि अक्टूबर नवंबर में आता है। इस समय ये जंतु प्रजनन के लिए समुद्र की सतह पर आ जाता है, और इसके पश्च भाग में गोनेड्स होते हैं
तो अग्रभाग से वो इसको बिल्कुल अलग कर देता है और पश्च भाग टूटने के बाद इससे शुक्राणु और अंडाणु निकलकर सतह पर तैरने लगते हैं और ये युग्मकों के लिए ये सर्वोत्तम काल होता है। इसी तरह निरीज जो होती हैं वो पूर्णिमा की रात्रि को ही जल की सतह पर आकर हेटेरोनिरीज चक्र में रूपांतरित होती युग्मकों को छोड़ती है। इसी तरह जो फ्रूट बैट होते हैं वो सिर्फ रात्रि के समय ही सक्रिय होते हैं जब, और ये रात्रि कौन सी, अमावस्या की अंधेरी रात्रि होती है, पूर्णिमा की नहीं होती, या फिर जब चंद्रमा बादलों में पूरा छिपा हुआ रहता है तब होती है। इस तरह फ्रूट बैट में क्या हुआ, ये जो उसके मूवमेंट और भक्षण करने की गति है वो किससे, अपनी इंटरनल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके द्वारा कार्य करती हैं। फोर्थ आता है सर्काटाइडल रिदम, इसको ज्वारीय रिदम भी कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या होता है, ज्वार आते हैं। सूर्य की पृथ्वी से क्योंकि दूरी अधिक होती है इसलिए उसमें लहरों को उठाने की जो क्षमता होती है वो चंद्रमा की अपेक्षा 5/11 भागी होती है, मतलब उससे काफ़ी कम होती है। चंद्रमा की जो पावर होती है वो 2.2 इफेक्ट मून का ज़्यादा होता है, ठीक है। और लहरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसके द्वारा कई मतलब अधिकतर वहाँ के रहने वाले जो जीव हैं अन्य जीवों के व्यवहार को वो प्रभावित करता है। जब हाई टाइड और लो टाइड का बनना सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करता है और ज्वार का यह जो आयाम बनता है उसकी ऊंचाई वो पूरे चंद्रमा के समय बहुत बड़ी होती है और चौथाई चंद्रमा के समय बहुत छोटा होता है। जैसे रात्रिचर, जैसे उड़न गिलहरी है, रात्रिचर है, अगर उनको कांस्टेंट अंधेरे में रखा जाएगा तो फिर उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्काडियन रिदम है, वो रिदम चेंज हो जाएगी और वो जो उससे समय से पूर्व ही क्रिया करने लगेंगे, 24 घंटे से पहले ही कर लेंगे। और जैसे कुछ दिवाचर जैसे जीव हैं उनको अगर कांस्टेंट अंधकार में रखा जाएगा तो उनका जो ये रिदम है वो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात वो समय के पश्चात क्रियाएं करने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे ये मून का ये जो टाइडल का इफेक्ट है, ये जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। उस समय या तो फुल मून होगा या फिर न्यू मून होगा, तब क्या होगा, हाई टाइड्स जो होंगे वो और अधिक हाई होंगे और अगर लो टाइड बन रहा है तो वो और ज़्यादा लोअर होंगे। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि सन जो होता है वो इन टाइड्स को बनने में हेल्प करता है, वो इस टाइड्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। इसके अगेंस्ट एक दूसरी जो पोजीशन होती है वो होती है नीप टाइड्स की। उस समय क्या होता है, सूर्य और ये परपेंडिकुलर पोजीशन में होता है चंद्रमा। ये होता है जब फर्स्ट क्वार्टर होता है चंद्रमा का या लास्ट क्वार्टर होता है, उस समय, इस समय नीप टाइड्स बनते हैं। सन और जो मून होता है उनकी गुरुत्वाकर्षण जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। जो हाई टाइड्स बनते हैं वो उतने हाई नहीं होते और जो लो टाइड्स होते हैं वो उतने लोअर नहीं होते, क्योंकि सन जो होता है वो इन टाइड्स को रेजिस्ट करता है, उनको रोकता है, इसलिए वो नीप टाइड बनते हैं। एक सी एनिमोन जो होता है वो भी उच्च ज्वार के समय, हाई टाइड्स होता है तब अपनी जो बॉडी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की दर में उनके वृद्धि हो जाती है और इस समय अपने जो टेंटिकल्स होते हैं उनको फैलाकर बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ इकट्ठा करता है। और ये भी देखा गया है कि कुछ प्राणी जो होते हैं उच्च ज्वार के समय अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह एक टर्म इसमें है आइसोलेशन। आइसोलेशन जैसे पक्षी और सरीसृप हैं, उनके अंडों को यदि इनके जनकों से अलग करके कृत्रिम रूप से जो ऊष्मायन किया जाता है उसमें अगर विकसित किए जाएं तो उसके बाद जब वो जन्म हो जाता है तो उन शिशुओं का जो सर्केडियन रिदम है वो पूरी तरह से सक्रिय पाया गया। तो इससे ये धारणा बनी कि जो सर्केडियन रिदम है वो अंतर्जातीय इन्नेट होते हैं, इनको बाय बर्थ ही मिलते हैं। इस पे हाफमैन ने एक प्रयोग किया था, उसने छिपकली के अंडों के 3 समूह बना दिए। प्रथम समूह को उसने 12 घंटे दिन 12 घंटे रात्रि का उसने ऊष्मायन दिया। इसी तरह दूसरे ग्रुप को उन्होंने 9 घंटे दिन का प्रकाश और 9 घंटे रात्रि का अंधकार दिया। उसी तरह तीसरे ग्रुप को 18 घंटे दिन 18 घंटे रात्रि का समय दिया। लेकिन जब उनमें हैचिंग हुई और शिशु निकले, उनको समान परिस्थितियों में रखा तो उसमें देखा गया कि उनका जो सर्केडियन रिदम था वो लगभग 24 घंटे में ही वो उनको शो कर रहे थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि इनमें सर्केडियन रिदम जो होते हैं वो इनेट होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
इनहेरिटेड होते हैं। एक टर्म और इसमें है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये जो आंतरिक रेगुलेशन होता है, इंटरनल रेगुलेशन होता है, उसका ये उदाहरण है ट्रांसलोकेशन प्रणाली। मधुमक्खियाँ जो होती है हर दिन नियत समय पर किसी विशिष्ट स्थान से खाद्य सामग्री एकत्रित करती हैं, क्योंकि उसी समय फूलों के खिलने का टाइम होता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके लिए रेनर ने इन पर एक प्रयोग किया। उन्होंने एक आर्टिफिशियल एक कोस्ट बना दिए और मधुमक्खियों को एक समय पर खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए ट्रेंड किया, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने उनको अन्य जगह पर स्थानांतरित कर दिया मधुमक्खियों को। तो सबसे पहले तो मधुमक्खियों ने जो टाइम उनको ट्रेंड किया गया था उस टाइम पर भोजन इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद में वो उन परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित हो गई और उन्होंने उसी क्रम को जो पहले उनका सर्काडियन रिदम था उसके अकॉर्डिंग ही अपना भोजन एकत्रित किया। ठीक है, तो इसलिए ये होता है कि इनकी जो जैविक घड़ियाँ होती हैं वो उनका नियमन आंतरिक रूप से ही होता है। बाह्य परिस्थितियाँ जो होती हैं वो उनके जैविक रिदम को कंट्रोल करती हैं, लेकिन उनका भी आंतरिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका भी साथ में इफेक्ट होता है।